हेलो फ्रेंड, ट्रिकी पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का प्रकाश लेके आया हूँ। लाइट का प्रावर्तन क्या है उसके बारे में मैं समझूंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है। और लाइट से तो हमारे पॉलिटेक्निक जिसका मैं बेसिक तैयारी करवाता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं। यहाँ पर क्लास में आपको 18 से 20 क्वेश्चन लाइट से रिलेटेड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग लाइट को देखते हैं। लाइट हमें कैसे मिलता है इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं। तो लाइट सोर्स अगर पूछा जाए कि अर्थ पे लाइट का सोर्स क्या है, तो इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन को माना जाता है। सन से हमें लाइट मिलता है। और ये लाइट मिलता कैसे है? तो पहले का टाइम में बहुत सारे वैज्ञानिकों लोग का कहना था कि सूर्य जो है कोयले का भंडार है, कोयला वहां से जल रहा है और हमें वहां से एनर्जी मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर ऐसा कुछ होता तो कोयला, कितना सारा कोयला वहां पास पड़ा हुआ है जिसके कारण से कोयला जल रहा और एनर्जी मिल रहा। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक ने बताया कि नहीं, ये कथन गलत है। वहां से हमें कोयला के जलने के कारण से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी जो हमें मिलता है वो हाइड्रोजन के संलयन के कारण से होता है। उन्होंने बताया कि सन के पास दो हाइड्रोजन का नाभिक जो है आपस में संलयित होता है और हमें अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण से हमें लाइट अर्थ तक आता है एनर्जी के फॉर्म में। चलो एक देखते हैं कि वो लाइट कैसे ट्रैवल करती है। तो सूर्य से जो हमें लाइट मिलता है वो एक सीधी रेखा में कैसे ट्रैवल करता है, एक सीधी रेखा में। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि प्रकाश की किरण कैसे ट्रैवल करती है। तो प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है और जितनी भी लाइट होती है प्रकाश पुंज, वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, सारा लाइट जो होता है वो एक दूसरे का पैरेलल होगा और एक दूसरे का सीधा होगा, ना कि वो एकदम टेढ़ा ऐसे हिलते डुलते ये आएगा। और ये लाइट जो होता है वो ट्रैवल, इसका स्पीड कितना होता है। एग्जामिनर कभी हमसे पूछता है कि लाइट का स्पीड कितना होता है, तो हवा में इसका स्पीड जो होता है वो वैल्यू है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही पूछे कि वाटर में कितना इसका है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका है वाटर में, ये है आपका एयर में, और एक होता है ग्लास में। ग्लास में कितना होता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश जो होता है वो हवा में, निर्वात में या शून्य में, जीरो में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में, निर्वात में या शून्य में, मतलब वैक्यूम में प्रकाश की चाल जो होती है वो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वाटर में कोई पूछे कि वाटर में किस स्पीड से चलता है, तो हमारा वैल्यू जो होता है वो वैल्यू है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तीसरा अगर पूछे कि कांच में कितनी होती है, तो इसका वेलोसिटी जो होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे कि लाइट विजिबल है या अनविजिबल है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लाइट जो है वो अनविजिबल है। वो लाइट अनविजिबल कैसे है? लाइट के कारण ही हम लोग एटमॉस्फेयर में कोई भी वस्तु को इजीली देख लेते हैं। अगर लाइट प्रेजेंट ना हो तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, आंख होते हुए भी इंसान अंधा हो जाएगा। लाइट और आंख दोनों प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि लाइट विजिबल है या अनविजिबल, तो हमारा जवाब एक ही होगा, अनविजिबल है। ये अनविजिबल कैसे है, इसके प्रूव करने के लिए हम लोग देखेंगे कि लाइट का स्पीड जो होता है वो कितना होता है। तो लाइट का स्पीड जस्ट अभी हमने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में लैंप से आप देखेंगे, इसका एक और वैल्यू मैंने दिया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर लेती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसके कारण से लाइट जो होता है वो अनविजिबल होता है। अगर कोई हमसे पूछे लाइट विजिबल है अनविजिबल, तो अनविजिबल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक अपारदर्शी वस्तु में पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण
किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण और सतह से टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, सतह से टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पे हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं और यहाँ पर हमें कुछ एंगल बनते हुए दिखाई देता है जिसे हम लोग इसे आपतन कोण और इसे हम लोग परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग I से डिनोटेट करते हैं और इसे हम लोग R से डिनोटेट करते हैं। इसे इंग्लिश में देखेंगे, आने वाली किरण को इंसिडेंस रे कहा जाता है और सतह से टकरा करके, लेयर से टकरा करके रिफ्लेक्टेड होने वाली किरण को हम लोग रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। और यहाँ पास आपतन कोण को इंसिडेंस एंगल और परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल के नाम से जानेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल इसे बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 10th क्लास में दिया हुआ है प्रकाश, उसके बाद दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन का नियम। जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब या लंब, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब सभी एक ही बिंदु पे होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये दूसरा नियम काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हमसे डायरेक्टली पूछता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो यहाँ बस आपको बताना होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कैसे होता है? कि हमें प्रकाश के परावर्तन से मिलता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बनता है टिपिकल, जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल I इज इक्वल टू आपका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री तो एंगल R इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोग से कि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देखिए कि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ से निकलता है कि आपतन कोण का मान, यहाँ बस क्वेश्चन मिलेगा कि आपतित किरण दर्पण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ अभी जो एग्जामिनर हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछता है कि आपतित किरण दर्पण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर परावर्तन कोण 30 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पर परावर्तन कोण का वैल्यू देखिए, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। और जैसा कि हम इसमें नॉर्मल डाले तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है और ये वैल्यू हमारा 30 डिग्री है, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपतित किरण दर्पण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तित किरण दर्पण तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। आपतित किरण दर्पण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तित किरण दर्पण तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कितने टाइप का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने टाइप का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन
दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं? पहला नंबर में है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। इंग्लिश में से रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसे कहा जाता है। इसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम ही बताया था कि प्रकाश से जो लाइट आता है वो सभी एक दूसरे के पैरेलल आता है और एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन, मतलब जितने भी लाइट होते हैं सभी स्ट्रेट लाइन में और एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। अगर जितने भी आपतित किरण होते हैं सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और सतह से टकरा करके लौटने वाली किरणें अगर एक दूसरे के पैरेलल होगी तो उस टाइप का परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में क्या देखिए, जितने भी आपतित किरण है, जितने भी इंसिडेंस रे हैं, अगर एक दूसरे के पैरेलल है और लेयर से टकरा करके, सतह से टकरा करके लौटने वाली किरणें रिफ्लेक्शन रे भी अगर एक दूसरे के पैरेलल होगी तो इस टाइप के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा परावर्तन है अनियमित। चलिए अब अनियमित परावर्तन को देखते हैं। अगर बाय द वे सरफेस हमारा रफ हुआ, सरफेस कैसा हो, रफ, तो आने वाली किरणें तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, आने वाली किरणें एक दूसरे का पैरेलल होगी, लेकिन सतह से टकरा करके लौटने वाली किरणें पैरेलल नहीं होती है। आने वाली जितनी भी किरणें होती है सब एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन सतह से टकरा करके अगर लौटने वाली किरणें एक दूसरे के पैरेलल ना हो तो उस परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। और हमारे घर पे जो लाइट आता है या हम लोग हमारे घर तक जो लाइट पहुंचता है वो किसके कारण से पहुंचता है, तो अनियमित परावर्तन के कारण से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परावर्तन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी वस्तु को व्यू कर पाते हैं तो परावर्तन के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब इससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आप अगर इससे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से शेयर करें। थैंक यू।